कुमार डिस्टेंस लर्निंग में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल पे सभी बोर्ड और सभी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को कवर कराते हैं। मैं हूं अनिल और मैं अपने वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की, जो कि आपके एनएएस बोर्ड के क्लास 10th के पेंटिंग का है, जिसका कोड है 225। ठीक है, तो आज 7वें लेसन की बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है घनवाद, अति यथार्थवाद तथा अमूर्त कला। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपके पास लेके आता हूँ, आपको समझाता हूँ, वो सारी एक प्रैक्टिकली चीज़ें बताता हूँ और ऐसी चीज़ें बताता हूँ, ऐसा समझाता हूँ आपको कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आता है तो जल्दी से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप आने वाले समय में पक्का आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, क्योंकि मैं आप तक वही जानकारी लेके आता हूँ जिस तरीके से आप समझ पाएँ। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर की। पहला है मैन विद वायलिन। तो मैन विद वायलिन की बात बता दूं तो मैं इसमें देखिए एक मैन विद वायलिन में एक व्यक्ति है जो कि वायलिन बजाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसका जो इसे बनाया था वो पब्लो पिकासो ने बनाया था, और ये जिस पे बनाया गया है जो माध्यम है वो है कैनवास पर तैलीय रंग। ठीक है, काल की बात करें कब बनाया गया तो ये 1912 के आसपास बनाया गया था। और आकार की बात करें तो ये 100 × 23 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर, यानी कि 100 की लंबाई है और 73 उसकी चौड़ाई है। ठीक है, संकलन की बात करें तो ये कला फिलाडेल्फिया का संग्रहालय में रखा गया है। और इसके कुछ और भी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यह चित्र घनवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन का एक अच्छा उदाहरण है। मैन विद वायलिन को कई हिस्सों में बांट दिया गया है और एक ही समय में चित्र में बहुत सारे विचारों को भी दर्शाया गया है। ये मानव कृति जो हाथ में वायलिन पकड़े हुए है, जो कि एक मानव है, ये जो हाथ में एक वायलिन पकड़े हुए है, उसे कई ज्यामितीय आकारों में परिवर्तित कर दिया गया है, बदल दिया गया है और फिर टुकड़ों में इकट्ठा कर दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे टुकड़े टुकड़े कई सारे बने हुए हैं इसमें। भूरे तथा हरे रंग का मिश्रण एवं रंगत इस चित्र में देखते ही बनती है। ये घनवाद का द्वितीय चरण है। पिकासो जो हैं वो विश्व के सबसे आधुनिक चित्रकार थे। उनके उत्थान और विकास का चरण जो था नीले काल, गुलाबी काल एवं घनवाद तक चला। पिकासो ने हर प्रकार की कला जैसे कि मूर्ति कला, सिरामिक डिजाइन की रचना की। इसमें दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन वही आते हैं कि माध्यम क्या है, शैली क्या है, कौन से काल में है, किसने बनाया है और इसका शीर्षक क्या है। ठीक है, सॉरी। तो ये इसमें आता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि पिकासो की किन्हीं दो महत्वपूर्ण समय काल के बारे में लिखें। तो उन्होंने नीला काल और गुलाबी काल में काम किया था, घनवाद में भी काम किया था, घनवाद में भी वो थे, बट नीला काल और गुलाबी काल में ज़्यादा थे। विश्लेषणात्मक घनवाद क्या है? वस्तुओं को विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद संयोजित करना आपका विश्लेषणात्मक घनवाद है। आगे बढ़ते हैं परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पर। तो शीर्षक की बात करें परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, कलाकार जो है सल्वाडोर डाली है। माध्यम की बात करें तो कैनवास पर तैलीय रंग से बनाया गया है ये। काल की बात करें तो 1931 के आसपास बनाया गया है। आकार की बात करें तो 9.5 × 13 इंच इसका आकार है। संकलन की बात करें तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में ये रखी गई है। इसे बनाया था सल्वाडोर डाली ने। तो सल्वाडोर डाली के प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध यथार्थवादी चित्रों में से ये एक चित्र है। विभिन्न वस्तुओं को पथरीले समुद्र तट पर दर्शाया गया है। चित्र में वास्तविकता होते हुए भी वास्तविकता से परे सब दिखाई देता है। आकृतियां अशांत तथा विक्षुब्ध मन को क्या है दर्शाती हैं। ठीक है, कलाकार के विषय में और भी हम कुछ जान लेते हैं। तो सुप्रसिद्ध यथार्थवाद चित्रकार हैं, वे लेखक तथा फिल्मकार भी थे और वे शास्त्रीय शैली में कुशलता प्राप्त कर चुके थे। उनका थिएटर संबंधी सनकी व्यवहार भी उतना ही विशिष्ट है जितनी उनकी चित्रकला। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए चित्र में कौन से आकार दर्शाए गए हैं? इसमें घड़ियां, पेड़, कीड़े मकोड़े दर्शाए गए हैं। सल्वाडोर डाली के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। वह एक यथार्थवादी चित्रकार हैं और फिल्म निर्माता और लेखक भी हैं। ब्लैक लाइंस विवरण के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्लैक लाइंस विवरण, कुछ ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पे लाइनें हैं। इसका समय की बात करें तो दिसंबर 1913 के आसपास बनाया गया था। ये कलाकार की बात करें तो वैसली कांडिस्की ने इसे बनाया था। माध्यम की बात करें तो कैनवास पर तैलीय रंग। ठीक है, आकार की बात करें तो 4.5 × 3.5 इंच थी। संकलन की बात करें तो सोलोमन और गुगेनहेम म्यूजियम न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। कांडिस्की अपने समय के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार थे, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध चित्रकार थे। दिए गए चित्र में उन्होंने काली रेखाओं एवं रंगों के धब्बों के
द्वारा चित्र को संयोजित किया था। आकृतियां किसी भी वास्तविकता को नहीं दर्शाती हैं। यह चित्र केवल अमूर्त कला एवं ज्यामितीय आकार का सम्मिश्रण है, इसलिए यह एक अमूर्त चित्र है। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं चित्रकार के बारे में थोड़ा सा। चित्रकार का जन्म जो था वो रूस में हुआ था और उन्होंने अपनी कला का अभ्यास जर्मनी एवं पेरिस में किया था। कांडिस्की अमूर्त कला के जन्मदाता माने जाते हैं। वे संगीत की तरह चित्र को अमूर्त चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चाहते हैं। वे एक प्रसिद्ध कला सिद्धांतवादी भी थे। क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं यहाँ पर हम। कांडिस्की का आधुनिक चित्रकार में क्या मुख्य योगदान रहा, बताइए। कांडिस्की अमूर्त कला के जन्मदाता माने जाते हैं। वो अपने कार्य के द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। दिए गए चित्र का माध्यम एवं समय काल बताइए। प्रश्न नंबर 2 है। तो ब्लैक लाइन चित्र जो है कांडिस्की द्वारा कैनवास पर तैलीय रंग से 1913 में बनाई गई थी। ठीक है, तो आज हमने ये 7 चैप्टर के बारे में, 7 लेसन जो कि आपकी पेंटिंग का है, इसके बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको सभी को सही से समझ में आया होगा। मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सारी 10th क्लास की अपडेट्स आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।